अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सड़वी मौज़ूफ़ फ़खर में खुश आमदीद। जनाब, एक जानब हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजद कमेटियों की अहम मुलाकात हो रही है और पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करने जा रही है और उन मुतालबात की मंजूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अहमियत की हामिल इस वजह से है कि उसके बाद इस बात का अंदाजा हो पाएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर पार्लियामेंट्री सियासत का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करेगी या एक मर्तबा फिर सड़कों पर आएगी। क्योंकि जिस वक्त यह अहम तरीन मुलाकात पार्लियामेंट बिल्डिंग के स्पीकर चैम्बर में हो रही होगी, ठीक उसी वक्त एक और मुलाकात भी मुनक्कद होगी और यह मुलाकात हो रही है पार्लियामेंट बिल्डिंग से मुत्तसिल एक और इमारत यानी वजीर आजम हाउस में। और वजीर आजम हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात कर रहे होंगे और इस मुलाकात जो कि 1-on-1 होगी वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, उसके बाद SIFC की एक और मुलाकात भी होगी जिसके अंदर मुल्क में मौजूद इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन ये जो मुलाकातें दो होने जा रही हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजीर आजम के साथ और एक हुकूमती और अपोजिशन जो है कमेटियों की पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए मौजूदा हालात में ये दोनों मुलाकातें बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। खासतौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, क्योंकि इस मुलाकात में कुछ वसवसे हैं वजीर आजम साहब को जिसका उन्होंने इजहार किया था उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब में जो कि 31 दिसंबर को मुनक्कद हुई थी। इस तकरीब के अंदर वजीर आजम साहब ने एक जानिब तो बहुत सारे मुख्तलिफ इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स का जिक्र किया था और उनका ये मानना था कि अगले 5 साल के अंदर हम पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका वॉल्यूम $61 बिलियन तक लेके जाएंगे और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टारगेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सेट किया गया है। और इसी तकरीब के अंदर खिताब करते हुए वजीर आजम का यह कहना था कि पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए उनको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मुनीर के इदारे यानी पाकिस्तानी फौज का मुकम्मल ताउन हासिल है और ऐसा ताउन उन्होंने इससे कबल जिंदगी में नहीं देखा। वजीर आजम का यह भी कहना था इसके बाद, यानी ये जो जुमले मैंने भी बोले हैं इसके बाद वजीर आजम का यह कहना था कि उनको वसवसे भी आते हैं लेकिन अल्लाह करे ये शराकतदारी और ताउन चलता रहे। तो फिर सवाल यह है कि वजीर आजम को जिस वक्त वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तानी फौज की तरफ से ऐसा ताउन एक्सटेंड हो रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत को नहीं मिल पाया, तो फिर वजीर आजम को ऐसे कौन से वसवसे हैं जो लाहक हैं। और इन वसवसों के बाद वजीर आजम का यह कहना कि जनाब उनकी यह ख्वाहिश है कि उनका और मौजूदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो ताउन है वो ता क़यामत जारी रहे, तो इसका मतलब यह है कि वजीर आजम साहब ने अपने लिए जो ओहदे की मियाद है वो ता क़यामत एक्सटेंड की है। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपके सामने ये गुफ्तगू रखी है कि वजीर आजम का वसवसों का इजहार और खास तौर पर मुज़ाकरात और मुज़ाकरात से चंद रोज पहले यानी 31 दिसंबर को वजीर आजम ने एक खिताब किया, 2 जनवरी को यानी आज ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लिहाजा वजीर आजम साहब को इस अरसे में ऐसा कौन सा इशारा मिला है जिससे वजीर आजम साहब वसवसों में मुब्तला हो गए हैं। और अगर मैं आपसे यह कहूं कि वसवसों में मुब्तला होने की कुछ वजूहात हैं जो एक रिपोर्ट में जो एक खुफिया इदारे की थी वजीर आजम के सामने रखी गई है, तो उस रिपोर्ट की बुनियाद पर अगर वजीर आजम साहब को कुछ वसवसे लाहक हैं तो फिर उसका जिक्र तो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करना चाहिए। वो वसवसे क्या हैं, वो ऐसी रिपोर्ट क्या है। ये बात इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम थी, उन्होंने अचानक खैबर पख्तूनख्वा हाउस को छोड़ दिया और वो बनी गाला खामोशी के साथ शिफ्ट हो गई। और ये वो टाइम था जब यहां पर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जारी किया जाना था, लेकिन उसके बाद इस केस के फैसले को मौखर कर दिया गया है 6 जनवरी तक। इस तारीख को जब यह फैसला सुनाया जाना था, बुशरा बीबी वजीर आला हाउस से मुंतकिल हो गई थी बनी गाला में और उसके बाद उन्होंने बनी गाला के अंदर क्याम किया। इसी दौरान अचानक एक रोज
बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला से वापस मुंतकिल हो जाती हैं पेशावर और जाकर वो वजीर आला हाउस की इनेक्सी में एक मर्तबा फिर कयाम पजीर हो जाती हैं। इस दौरान कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि बुशरा बीबी वजीर आला हाउस से अचानक अकेली गाड़ी में अपने गार्ड्स के साथ या अपने बहुत सारे मोतमद साथी के साथ वहां से निकली हैं और बगैर किसी प्रोटोकॉल के निकली हैं और खामोशी के साथ निकली हैं अपनी काली फॉर्च्यूनर में। और इसका मतलब यह है कि मोहतरमा बुशरा बीबी अगर अकेली निकली हैं, विदाउट प्रोटोकॉल निकली हैं, तो फिर वो किसी से मुलाकात के लिए ही निकली होंगी। और ये मुलाकात यकीनी तौर पर फर्स्ट ईयर के साथ नहीं, सेकंड ईयर के साथ नहीं, कम से कम थर्ड ईयर लेवल के साथ तो डेफिनेटली है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, अभी ये जो 2 रोज पहले इमरान खान साहब से तोशा खाना 2 रेफरेंस के मौके पर जब बुशरा बीबी आई हैं अडयाला जेल, तो इस मौके पर बुशरा बीबी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ आई हैं और मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ आते हुए अडयाला जेल के दरवाजे बुशरा बीबी की गाड़ी के लिए खोले गए और अडयाला जेल में बुशरा बीबी जो है उसी प्रोटोकॉल के साथ अंदर गई हैं और फिर उनकी इमरान खान के साथ 1-on-1 मुलाकात भी हुई है। वो हॉल जहां पर ये अदालत सजती है तोशा खाना 2 की, उसकी एक नुक्कड़ में दोनों मियां बीवी ने बैठकर बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की। तो इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी की जो किसी भी लेवल पर मुलाकात हो रही थी, उस मुलाकात से इमरान खान को आगाह किया और इमरान खान की तरफ से जो जवाबी हदायत थी कि हम किस हद तक आगे जा सकते हैं या किस हद तक पीछे जा सकते हैं, उससे बुशरा बीबी को आगाह किया गया। अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, उसके बारे में तो शायद वजीर आजम साहब को इतनी तफसीली मालूमात ना हो, क्योंकि वहां का IB या वहां की स्पेशल ब्रांच तो जो है वो उस सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन के ताबे है। लेकिन उड़ते उड़ते जो चील कव्वे हैं ये किसी ना किसी तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा देते हैं। अब वजीर आजम साहब को जो वसवसे हैं वो इस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल बन जाते हैं जब इस तरह की मुलाकातें हो रही हों और हुकूमत को इसके बारे में तफसीली इल्म ना हो। वजीर आजम साहब की तरफ से ये जो वसवसे हैं, मेरा यह ख्याल है कि ये इसी वजह से हैं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस वक्त मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड रजीम मौजूद है। ये वैसी ही हाइब्रिड रजीम है जैसे इससे पहले हाइब्रिड रजीम मौजूद थी जो इमरान खान की शक्ल में इस मुल्क में मौजूद थी। और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को चला रही थी। फर्क सिर्फ यह था कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसको हेड कर रहे थे जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, ये दोनों बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव थे और मुख्तलिफ लोगों के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, उलमा के साथ, हर मकतबा फिक्र के साथ ये मुसलसल इंटरैक्शन करते थे और उनसे अपने थॉट्स को शेयर करते थे और उनकी तरफ से जो थॉट्स आती थी उसको वसूल करके अपने लिए कोई रिफाइंड जो पॉलिसीज हैं उसको वज़ा करते थे। जबकि मौजूदा जो रजीम है वो शहबाज शरीफ साहब है और शहबाज शरीफ साहब के पास भी एक ऐसी ही टीम मौजूद है, लेकिन माजी के मुकाबले में ये टीम इंटरैक्शन पर इतना ज्यादा यकीन नहीं रखती और मुख्तलिफ लोगों के साथ किसी तरह की कोई मेल मुलाकात नहीं होती। अब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को चार्ज लिए हुए ऑलमोस्ट 2 साल से जायद अरसा हो चुका, 2 साल 1 महीने तकरीबन उनको अब चार्ज लिए हुए हो गया है बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इन 2 बरसों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक मर्तबा भी जर्नलिस्टों के साथ माजी की तरह एक मुलाकात भी नहीं की, एक मर्तबा भी किसी भी तरीके से कोई इंटरैक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर मीडिया के साथ, वकला के साथ, बाकी लोगों के साथ कट ऑफ किए रखा है। और इसके लिए जो पॉलिसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के बाद इदारे की तरफ से दी गई थी कि जनाब हम अपने काम के साथ काम रखेंगे, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, यह बिल्कुल वैसे ही है। अलबत्ता ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये किसी न किसी तरीके से राब्तों में भी रहती है। इसी हवाले से माजी में एक शख्सियत ने जो कि यकीनी तौर पर टॉप 2 पोजीशंस पे नहीं थे, उनमें से एक एस्टैब्लिशमेंट से वाबस्ता शख्सियत ने बराह रास्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं, से मुलाकात की थी। और ये मुलाकातों के अंदर
3 मुतालबात इमरान खान के सामने रखे गए थे, जिसमें मौजूदा सेटअप को तस्लीम करना, खामोशी इख्तियार करना, बनी गाला से मुंतकिल हो जाना या कुछ अरसे के लिए बरतानिया में जाकर अपने बच्चों के पास क़याम करना। इमरान खान ने इन तीनों मुतालबात को यकसर मुस्तरद कर दिया था उस वक्त, और वो जो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत थी उसको अपनी रिटायरमेंट तक ये जो मुलाकात उन्होंने अपने तौर पर करते हुए कुछ चीजों को मैनेज करने की कोशिश की थी, इसका बोझ उनको अपनी रिटायरमेंट के दिन तक उठाना पड़ा था। यानी जो चीफ थे उन्होंने इस बात को सख्ती से नापसंद किया था। अब भी अगर आप गौर करें तो ये जो मेल मुलाकातें हैं इसके बारे में DGISPR मुसलसल इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब हमने कोई बात नहीं करनी, जिसने भी बात करनी है वो जाके पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात करे। लेकिन अब भी कुछ बातें जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से हो रही हैं। इसी वजह से ये जो मुलाकात जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, ये वजीर आजम के वसवसों को दूर करने के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। दूसरी जानिब इस मुज़ाकरात जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था कि वो आज सुपहर 3:30 बजे, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके कुछ लम्हों के बाद या तो ये मुलाकात तकरीबन 3:30-4 बजे शुरू हो जाएगी, या आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक ये मुलाकात होकर खत्म भी हो चुकी होगी। लेकिन इस मुलाकात के अंदर वजीर आजम के जो वसवसे हैं उसके बारे में उनकी तरफ से नामजद करदा मुज़ाकराती टीम अपनी रिपोर्ट डेफिनेटली पेश करेगी, क्योंकि जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम एक अग्रेसिव मौकफ के साथ, बेलचक रवैये के साथ सामने आती है और वो अपने दोनों मुतालबात पर जो है वो फोकस करते हुए किसी तरह की मुज़ाकरात के अंदर, चूंकि देखें जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो फिर किसी ना किसी लेवल पर कोई ना कोई गिव एंड टेक हो रहा होता है। कुछ लो और कुछ दो की असूल के ऊपर ही मुज़ाकरात आगे चलते हैं, और मुज़ाकरात किसी अपनी पोजीशन से पीछे हटकर या अपनी पोजीशन से आगे बढ़कर ही कामयाब होते हैं, अदरवाइज मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल तहकीकात, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान के जरिए। और उसके हवाले से मैंने कल ही आपकी खिदमत में राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट पेश की थी, जिसमें राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि ये जो तमाम मुकदमात जो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से दर्ज किए गए हैं ये फौजदारी मुकदमात हैं, इनकी FIR दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से 9 मई के मुकदमात के चालान हो चुके हैं, मुल्जमान गिरफ्तार हैं या जमानत पे हैं, और ये लोअर जुडिशरी के अंदर ये केसेस इस वक्त चल रहे हैं। 26 नवंबर के हवाले से भी FIR दर्ज हो चुकी हैं और इसकी भी कार्रवाई मुतल्लिका अदालतों में चलेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठकर इन मुकदमात के हवाले से फैसले देंगे तो फिर नीचे से ऊपर तक जो भी सारे के सारे जुडिशियल सिस्टम है वो सारे का सारा काला दम हो जाएगा। लोअर जुडिशरी और हाई कोर्ट्स दोनों के दोनों इन मामलात के अंदर, फौजदारी मामलात के अंदर इनइफेक्टिव हो जाएंगे और मुस्तकबिल के लिए एक ऐसी नजीर बन जाएगी जिसको किसी भी तौर पर जो है उसको ऐसी मिसाल को कबूल नहीं किया जा सकता। अब इस सिनेरियो के अंदर मुज़ाकरात सिर्फ इसी सूरत कामयाब हो सकते हैं कि वजीर आजम के वसवसे दूर हों, और वजीर आजम के वसवसे अगर कोई दूर कर सकता है तो वो ही शख्सियत कर सकती है जिसने आज वजीर आजम से मुलाकात करनी है। और इस मुलाकात के असरात मुज़ाकराती कमेटियों में भी होंगे, और मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान होने वाले डायलॉग के असरात इस एपेक्स कमेटी जो कि SIFC के प्लेटफॉर्म से होने जा रही है वहां पर भी नजर आएंगे। लिहाजा आज का दिन इस हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या वजीर आजम के वसवसे दूर होंगे, उनके खदशात दूर होंगे, या उनके वसवसों और उनके खदशात में इजाफा होगा। इसके लिए हमें जरा अगले चंद रोज इंतजार करना पड़ेगा। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।